नमस्ते दोस्तों। हम में से कई लोगों ने शायद यह सुना होगा कि मनुष्यों के पास अधिकार हैं जो कि उस स्थान के कानूनों द्वारा हमें मिलते हैं जिस स्थान पर हम रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हमारे अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान द्वारा ही दी जाती है। हम में से कुछ लोग शायद यह भी जानते होंगे कि हर वयस्क की तरह बच्चों के भी अधिकार हैं। बच्चों के अधिक संवेदनशील होने के कारण यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हर वयस्क की होती है कि हर बच्चे को उसके अधिकार मिलें। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और भारत में राष्ट्रीय कानून, कार्यक्रम और नीतियां हर बच्चे के लिए इन अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ये अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं तो क्या होता है। जब किसी अधिकार को छीन लिया जाता है तो या उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसे दुरुपयोग कहा जाता है। दुर्व्यवहार को अधिकारों के उल्लंघन के रूप में समझा जाता है और जब पीड़ित कोई बच्चा होता है तो उसे बाल दुर्व्यवहार के रूप में मान्यता दी जाती है। हमारे संवाद में आज आइए हम विभिन्न प्रकार के दुरुपयोगों को समझने की कोशिश करें। 14 वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक बच्चा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 द्वारा सुनिश्चित किया गया है। लेकिन यदि कोई बच्चा इन अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाता या तो यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ दिया। अगर उन्हें स्कूल और अध्ययन के बजाय काम या विवाह के लिए मजबूर किया जाता है तो उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और यह दुरुपयोग का एक रूप है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चा कई घंटे और कई साल बिताता है। शिक्षकों के रूप में हम वे हैं जो अपने परिवारों के बाद बच्चों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं और हमारी भूमिका को देखते हुए हमें उन दुरुपयोगों के प्रकारों को जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है जिनका बच्चों को सामना करना पड़ता है, ताकि हम शीघ्र ही दुरुपयोग को पहचान सकें और आगे के जोखिम से उन्हें बचा सकें। यहाँ यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि किसी एक प्रकार के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप अन्य प्रकार के दुरुपयोग भी हो सकते हैं, चाहे इरादा हो या ना हो। उदाहरण के लिए, अनुशासन के लिए एक थप्पड़ भावनात्मक शोषण का कारण बन सकता है जिसके निशान शायद दिखाई न दें। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के विभिन्न रूप सामने आ सकते हैं, जिसमें शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, भावनात्मक दुरुपयोग और उपेक्षा हैं। उदाहरण के लिए, शारीरिक शोषण में बच्चे पे कार्रवाई शामिल है, चाहे वह हाथ से हो या किसी अन्य वस्तु का उपयोग हो रहा हो जो दर्द या चोट पहुंचाता है। इन क्रियाओं में मुक्का मारना, धक्का लगाना, जलाना, जोर से हिलाना, थप्पड़ मारना, कानों को मरोड़ना शामिल हो सकता है। बच्चे के शरीर पे घाव, चोट, जलने, फ्रैक्चर, गले की मांसपेशियों जैसे शारीरिक शोषण के लक्षण देखे जा सकते हैं। ये सभी कुछ संकेत हो सकते हैं जिनसे दुर्व्यवहार की पहचान की जा सकती है। दूसरी ओर, भावनात्मक दुर्व्यवहार वयस्क या सहकर्मी व्यवहार को संदर्भित करता है जिसका बच्चे के आत्ममूल्य और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे की आलोचना करना या बुद्धि या किसी अन्य गतिविधि के मामले में किसी अन्य बच्चे के साथ तुलना करना, बच्चे को धमकी देना या बच्चे के लिंग पर या बच्चे की जाति पर, बच्चे के रीति रिवाजों या समुदाय पर टिप्पणी करना भावनात्मक शोषण का कारण बन सकता है। भावनात्मक शोषण के कोई स्पष्ट शारीरिक संकेत नहीं है, इसलिए कभी कभी यह पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन यह बच्चे को बहुत प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन होता है, जो भावनात्मक शोषण का एक संकेतक है। यह अवसाद, नींद में गड़बड़ी, बिस्तर गीला करना, अनुचित आक्रामकता इत्यादि का परिणाम हो सकता है। उपेक्षा का तात्पर्य बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफलता है
उपेक्षा शारीरिक हो सकती है, जैसे अपने बच्चे को एक समय पर माता पिता की निगरानी के बिना छोड़ देना, भोजन प्रदान नहीं करना, उचित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करना। अब हम बात करते हैं शैक्षिक उपेक्षा की, जैसे कि बच्चे को शिक्षित न करना या इस बात की अनदेखी करना कि बच्चे को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। अब अगला भाग है भावनात्मक उपेक्षा, जैसे कि जब बच्चे ऊर्जाहीन और उदासीन महसूस कर रहे हों तो उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान न करना। उपेक्षा का संबंध बच्चे के लिंग के साथ भी हो सकता है, जो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम उदाहरण के लिए ध्यान में रखना है कि एक लड़की से एक ही परिवार में उसके भाई की तुलना में बहुत अलग तरीके से व्यवहार करना और जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति या प्रभुत्व का दुरुपयोग करता है और अपने स्वयं के यौन संतुष्टि के लिए बच्चे के साथ कोई भी कार्य करता है तो इसे लैंगिक शोषण कहते हैं, जो कि दुर्व्यवहार का अंतिम रूप है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में लैंगिक शोषण में एक बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार शामिल हो सकता है जिसका कारण अपराधी की यौन उत्तेजना है। यह अक्सर गलत समझा जाता है कि लैंगिक शोषण हमेशा दर्द और हमले से जुड़ी हिंसा का एक कार्य है। बाल लैंगिक शोषण कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें संपर्क और गैर संपर्क दुरुपयोग दोनों शामिल हैं और इसमें स्पर्श शामिल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए गैर संपर्क दुरुपयोग में बच्चे के सामने किसी भी तरह की यौन गतिविधि को शामिल करना, जिसमें पोर्नोग्राफी देखना या दिखाना शामिल है। ऑनलाइन दुर्व्यवहार गैर संपर्क दुर्व्यवहार का एक अन्य रूप है, जब आप बच्चे से चैट रूप में ऑनलाइन मिलते हैं या अनुचित यौन वार्तालाप करते हैं। इसमें बच्चों की यौन फोटो लेना, डाउनलोड करना, देखना या वितरित करना शामिल हो सकता है। इसी प्रकार संपर्क दुरुपयोग भी कई तरह के हो सकते हैं। चुंबन, बच्चे को लैंगिक क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे को अनुचित रूप से छूना, चाहे कपड़े पहने हों या नहीं, और निश्चित रूप से संभोग, बलात्कार और उत्पीड़न शामिल है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाल लैंगिक शोषण लिंग उदासीन है। लड़के और लड़कियां दोनों लैंगिक शोषण के शिकार हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना अधिक आती है। इसको समझने के लिए दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतर बाल शोषणकर्ता बच्चे का कोई जान पहचान या भरोसे का व्यक्ति ही होता है। बच्चे अक्सर लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी गलती है या उन्हें अपने दुराचारी द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि यह सामान्य है और यह एक विशेष रहस्य है, और या बच्चों को उनके द्वारा रिश्वत या धमकी भी दी जा सकती है या उन्हें बताया जाता है कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। मैं आपके परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं आपके पिता को मार दूंगा, मैं आपके भाई को लेकर भाग जाऊंगा, कई इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। दुर्व्यवहार करने वाला अक्सर एक बड़ी प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसे दुर्व्यवहार के लिए बच्चे को तैयार करना कहते हैं। वह बच्चा जो बहुत शर्मीला है, दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे को जानने का प्रयास करेगा। एक बार जब बच्चा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में फंस जाता है, जो उस बच्चे को कमज़ोर बना देता है और बच्चे को दुर्व्यवहार का खुलासा नहीं करने के लिए मजबूर करता है। बाल यौन शोषण का पता लगाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ चेतावनी संकेत हैं जो हमें रुककर सोचना चाहिए और प्रश्नगत बच्चों को फिर से देखना चाहिए। जब हम संकेतकों को देखते हैं तो हमें बच्चों से बात करना शुरू कर देना चाहिए और उनके जीवन में चल रही कठिनाइयों पर उनकी मदद करनी चाहिए। कक्षा में एक बच्चे की खराब उपस्थिति जो कभी नियमित हुआ करती थी, उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आना, उसका आक्रामक होना, एकांत में रहने लगना, विपरीत लिंग के साथ रहना पसंद करना, बच्चे को सोने में कठिनाई होना,
बुरे सपने आना, बिस्तर गीला करना, किसी व्यक्ति को अचानक से नापसंद करना, खिलौने और उपहार की अचानक आपूर्ति, बच्चे द्वारा उसकी खुद की ओर अधिक ध्यान देना या किसी भी चीज पर बिल्कुल ध्यान न देना, निजी अंगों में चोटों के साथ किसी भी तरह के अचानक बदलाव जैसे शारीरिक लक्षण, जी मिचलाना, चलने में कठिनाई कुछ संकेतक हो सकते हैं। यदि बच्चे में उपरोक्त संकेतक देखे जाते हैं तो शिक्षक परिवार के लिए बच्चे से बात करना और यह पता लगाना अनिवार्य हो जाता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत बार हम कुछ मान्यताओं के कारण बाल दुर्व्यवहार को रोकने में या प्रतिक्रिया देने में विफल होते हैं। उदाहरण के लिए यह विश्वास कि बाल लैंगिक शोषण केवल लड़कियों के साथ होता है। मित्रों, लिंग का बाल लैंगिक शोषण से कम संबंध है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2007 में भारत में बाल दुर्व्यवहार पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि 52.94% से अधिक जिन बच्चों ने लैंगिक शोषण के एक या अधिक रूपों का सामना किया या उसकी सूचना दी, वो लड़के थे। एक और आम धारणा है कि आमतौर पर लैंगिक शोषण को रोका नहीं जा सकता। बेशक यह रोका जा सकता है। कानून के उचित क्रियान्वयन और प्रत्येक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ इसे अधिक जागरूकता के साथ रोका जा सकता है। दोस्तों, एक बच्चे की सुरक्षा के लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। हम भी कहीं विश्वास करते हैं और हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि यह रात में एक अजनबी द्वारा अंधेरी अकेली जगहों पर होता है, लेकिन CSA कहीं भी हो सकता है। यह 1098 में दर्ज मामलों में बहुत स्पष्ट है। यह माना जाता है कि CSA आमतौर पर उन बच्चों के साथ होता है जो व्यवहार में उत्तेजक होते हैं, जो परिपक्व होते हैं, और यह भी माना जाता है यह शायद ही कभी शिक्षित परिवारों में होता है। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जो सामाजिक आर्थिक स्थिति, नस्ल या शैक्षिक स्तर को लैंगिक शोषण से जोड़ता है। देश भर में हर समुदाय के भीतर हर पड़ोस और स्कूल में बच्चों का लैंगिक शोषण होता है। इसलिए यह केवल एक मिथक है कि यह कुछ लोगों के साथ हो सकता है और कुछ लोगों के साथ नहीं। वास्तव में दोस्तों, यह किसी भी बच्चे के साथ कहीं भी हो सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय 2007 की रिपोर्ट में लगभग 22% बच्चों के उत्तरदाताओं के समक्ष लैंगिक शोषण के गंभीर रूपों और रिपोर्ट किए गए कुछ मामलों का उल्लेख किया गया। 50% ने दावा किया कि अपराधी उनके जान पहचान के लोग थे। वास्तव में यह चौंकाने वाला है ना। अत्याचारी कोई भी हो सकता है, पिता, चाचा, बस चालक, क्लीनर, पड़ोसी या कोई और जानकार। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 53% से अधिक बच्चों ने एक या अधिक दुर्व्यवहार की सूचना दी, जिसमें 53% लड़के और 47% लड़कियां थी। सही मायनों में यह स्थापित किया जाता है कि लड़कियां और लड़के दोनों समान रूप से असुरक्षित हैं और इसकी चपेट में हैं। भारतीय कानूनी नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा सभी प्रकार के दुरुपयोग से निपटने के लिए विभिन्न प्रावधान प्रदान करती है। इसलिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई आशा नहीं है। हमारा संविधान मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है और बच्चों को तस्करी से, जबरन श्रम से, परित्याग से बचाता है। इस आधार पर नीतियां जैसे बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, बाल विवाह, बाल श्रम और अधिनियम जैसे किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और बच्चों की सुरक्षा से बचाव के लिए कार्रवाई और विशेष कानून की योजना, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 दुरुपयोग से सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत ढांचा प्रदान करता है। मेरे दोस्तों, बाल दुर्व्यवहार, विशेष रूप से लैंगिक शोषण, बच्चे के जीवन की एक ऐसी बुरी यादों को छोड़ देता है जिनसे बाहर निकलने में बहुत लंबा समय लगता है। वास्तव में कुछ प्रभाव हमेशा के लिए रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि
कि यह पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है या राज्य की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह माता पिता की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में यह हम सबकी सामूहिक और सम्मिलित जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे सुरक्षित हों। मैं आपको एक सोच के साथ यहाँ छोड़ता हूँ, एक विचार जो हम में से कई लोगों को रातों में जगाएगा कि पिछले 3 वर्षों में बाल लैंगिक शोषण के 20,000 से अधिक मामले चाइल्ड लाइन 1098 सेवा पर रिपोर्ट किए गए थे और इन कथित मामलों में 71% बच्चे दुराचारियों के जानने वाले थे। अतः अपने बच्चों को सुरक्षित रखें।